मैंने उसे कत्ल नहीं किया, मगर मैं वो औरत हूँ जिसने कातिल को छुपाया, और शायद यही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। हम सब सिर्फ मोहरे थे, मगर जिसने खेल शुरू किया वो कभी नजर नहीं आया। बस उसकी हंसी अब भी दीवारों में गूंजती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यकीनी बनाएं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और कमेंट्स में लिखें कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। हमें ये जानकर खुशी होती है कि हमारी कहानियाँ कितनी दूर तक पहुँच रही हैं। जिंदगी कभी कभार 1 मिनट से भी कम वक्त में बदल जाती है। मेरे साथ ये सब सिर्फ 20 सेकंड में हुआ, जब लिफ्ट पहली मंजिल से 7वीं मंजिल तक जा रही थी। हाथों में भारी थैले लिए मैं अपनी पोती और इतवार के रिवायती पॉट रोस्ट के बारे में सोच रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक आम सा, हत्ता कि ज़रा सा बोर भी लग रहा था, जब तक कि लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी नहीं। दरवाज़ा खुला और मेरा नया हमसाया कासिम अंदर आया। 50 के पेटे का खामोश मजाज शख्स, जिसकी नर्म आवाज़ और मुहज़्ज़ब सलाम हमेशा एक सा होता था, मगर उस दिन कुछ मुख्तलिफ था। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी और हाथ काम कर रहे थे। जब लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे तो उसने चुपके से एक छोटा सा कागज़ 4 तहों में लिपटा हुआ मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं और उसी लम्हे मेरा दिल कहने लगा कि कुछ बहुत गलत है। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा, मगर उसने सिर्फ होंठ हिलाए, कुछ मत कहना। मैंने कागज़ खोला। उस पर लिखा था, बीमार बनो और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। मैं साकित रह गई। पहले तो हंसी आई कि शायद कोई मजाक है, मगर उसके चेहरे की सफ़ेदी, उसकी आंखों का खौफ, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि ये मजाक नहीं। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था, मगर अंदर से एक आवाज़ आई, इस पर भरोसा करो। मैंने अपना सीना पकड़ा और डगमगाते हुए कहा, ओह खुदाया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कासिम ने फ़ौरन इमरजेंसी बटन दबाया। लिफ्ट रुक गई। उसने दरवाज़ा ज़रा सा खोला और सरगोशी में कहा, मिस आबिदा, अभी निकल जाओ। मैं बाहर निकल आई। थैले फर्श पर गिर गए। मैं दीवार से टिक गई, लरसती हुई। कासिम ने दरवाज़ा पकड़े रखा। हमारी नज़रें आखिरी बार मिली। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ ही देर बाद सायरन की आवाज़ों ने पूरी गली को हिला दिया। पुलिस और एम्बुलेंस आ पहुंची। किसी ने कहा लिफ्ट फंस गई है, किसी ने कहा खून बहा है। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया। क्या आप मिस आबिदा हैं? जी, मगर हुआ क्या है? क्या आप उस शख्स को जानती थीं जो आपके साथ लिफ्ट में था? मेरा दिल डूब गया। क्या हुआ उसे? जब पैरामेडिक्स पहुंचे तो वो मर चुका था। दुनिया जैसे रुक गई। मर चुका था? लगता है किसी ने उस पर हमला किया। मैं पूरी रात सो ना सकी। उस नोट को बार बार देखा। कागज़ पसीने से गीला था। पीछे हल्की सी स्याही में लिखा था, इमारत में किसी पर भरोसा मत करना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं 30 बरस से यहाँ रहती थी, सबको जानती थी। 5वीं मंजिल वाली मुसर्रत, 8वीं मंजिल पर मेरा बेटा और बहू रिदा। और तब दिल में खौफनाक ख्याल आया, क्या ये सब उससे जुड़ा हो सकता है? पुलिस दोबारा आई। सवाल किए कि कासिम ने मुझे नोट क्यों दिया। मैंने कहा शायद गलत फहमी थी, मगर दिल कह रहा था कि वो जानबूझकर मुझे बचा रहा था। कुछ दिनों बाद इमारत का सुकूत खुद खौफ में बदल गया। सबकी आंखों में राज छुपे थे। फिर एक दिन तफ्तीशी अफसर ने कहा, मिस आबिदा, कासिम के अपार्टमेंट से हमें एक कागज़ मिला, उस पर आपका नाम लिखा था। मेरा? जी, 2 और नाम थे, मगर वो काटे गए थे। मैं कुछ ना कह सकी। दिल कह रहा था, मैं अगला हदफ हूँ। रात गए। दरवाजे के नीचे एक लिफाफा फिसला। अंदर एक अखबार की कटिंग और एक जुमला लिखा था, ये सब तुम्हारे शौहर की विरासत से शुरू हुआ, किसी पर भरोसा मत करो। मेरे शौहर जिया चौधरी 6 साल पहले कार हादसे में मरे थे। विरासत पर मेरे और मेरी बहू रिदा के दरमियान झगड़ा हुआ था। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। तफ्तीश में पता चला कि मरने वाला शख्स रिदा का अकाउंटेंट था और वो कत्ल से कुछ देर पहले इमारत में मौजूद थी। फिर मुझे जिया के पुराने कागजात में एक खत मिला, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो कासिम को तलाश करना, वही काबिल एतमाद है। मेरे हाथ कांपते। कासिम मेरे शोहर का राजदार था और रिदा शायद उस राज की कातिल। जब मैंने दोबारा लिफ्ट का दरवाज़ा खुला देखा
तो ऊपर 8वीं मंजिल की राहदारी में एक साया खड़ा था, लंबी औरत रेशमी लिबास में। मैं जान गई वो रिदा थी। अब खेल बदलने वाला था। मैंने इमारत के कैमरे चेक करवाए। वहाँ वीडियो में रिदा की तस्वीर साफ नजर आ रही थी, जुर्म से कुछ पहले बड़े बैग के साथ। मैंने सबूत एक लिफाफे में बंद करके छुपा दिए, मगर रात को कोई मेरे फ्लैट में दाखिल हुआ। वो लिफाफा गायब था, सिर्फ रिदा के परफ्यूम की खुशबू बाकी थी। अगली सुबह उसने फ़ोन पर कहा, ख्याल रखना माँ जी, जो लोग माजी खोदते हैं वो अक्सर उसी में दफन हो जाते हैं। अब मुझे यकीन हो गया वही कातिल है। उसी रात एक नया खत मिला, उससे अकेले मत सामना करना, मेरे इशारे का इंतज़ार करना। तहरीर कासिम की थी। क्या वो जिंदा था? मैंने फैसला किया, अब शिकार नहीं शिकारी बनूंगी। मैंने एक खानदानी डिनर रखा, बेटा, बहू और मेरा साथी इमरान, वो नौजवान जो इमारत के कैमरों का माहिर था। रिदा लाल लिबास में आई, होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट। मैंने कहा, हमेशा खुश होने की कोई ना कोई वजह होती है, ख़ास तौर पर जब निकाब उतरने वाले हों। और मेज़ के नीचे एक सया फोल्डर रखा था, तमाम सबूतों के साथ। रिदा को अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात वही रात है जब सच बोलना पड़ेगा, चाहे कोई जीते या हारे। माहौल में खामोशी इस कदर गहरी थी कि जैसे किसी छुरी से काटा जा सके। हमने छोटी मोटी बातों से बर्फ पिघलाने की कोशिश की, मगर बेसूद। हम खाना खाने लगे, निवालों के बीच, निगाहों के दरमियान। मैं मुनासिब लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। जब रिदा ने शरबत अंडेला तो मैंने देखा उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। एक मामूली सा इशारा, मगर मेरे लिए काफ़ी था। मुझे यकीन हो गया कि कुछ उसे परेशान कर रहा है। शायद उसे एहसास हो गया था कि अब वो शतरंज की बिसात पर काबू नहीं कर पा रही। वकार, मैंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें वो आदमी याद है जो लिफ्ट में था? वो बेचैनी से सर हिलाने लगा। तुम उसे क्यों याद दिला रही हो? क्योंकि मुझे एक दिलचस्प बात मालूम हुई है। मैंने दराज से काला फोल्डर निकाला और मेज़ पर रख दिया। रिदा का रंग फक हो गया। ये क्या है? उसने पूछा। सच्चाई, मैंने जवाब दिया। इमरान ने अपना लैपटॉप ऑन किया और दीवार पर एक तस्वीर प्रोजेक्ट की। ये एक रिकवर शुदा वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि रिदा मेंटेनेंस रूम में दाखिल हो रही है और USB ड्राइव तब्दील कर रही है। वकार एकदम खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कि किसी ने वो रिकॉर्डिंग्स मिटा दी हैं जो ये साबित कर सकती थी कि कासिम को किसने कत्ल किया। रिदा ने खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रही हो। बिल्कुल मालूम है, मैंने सख्त लहजे में कहा। कासिम जिया के साथ काम करता था और जब तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी बदनवानी पकड़ ली, तुमने उसे खामोश करवा दिया। कमरे पर मौत की सी खामोशी छा गई। वकार ने अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। रिदा, बताओ ये झूठ है ना? बिल्कुल झूठ, वो चीख उठी। ये रिकॉर्डिंग जाली है। इमरान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हो सकती थी अगर मेरे पास वो मालियाती फाइलें ना होती जो तुमने खुद बदली थी और वो ट्रांसफर्स जो तुम्हारे नाम पर की गई थी। रिदा का चेहरा एकदम बेरंग हो गया। वो खड़ी होने लगी, मगर वकार ने उसे रोक लिया। क्या किया तुमने रिदा? उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ रोने लगी। अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैं उसे खामोशी से देखती रही। ना कोई तस्कीन थी, ना कोई फख्र, बस एक गहरा दुख। मैंने उस औरत से बेटी की तरह मोहब्बत की थी और उसने बदले में मुझे जहर दिया। मगर इंसाफ चाहे देर से ही सही, आखिरकार आ ही जाता है। इसी दौरान लाउंज के फ़ोन की घंटी बजी। इमरान ने फ़ोन उठाया, चंद लम्हे सुना, फिर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। आपके लिए है मैडम। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज़ थी। काम हो गया, फाइल पहुंचा दी गई है, वो मुल्क नहीं छोड़ पाएगी। मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। रिदा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। तुमने क्या किया? मैंने सर्द लहजे में कहा, बस वही जो तुमने मुझे लिफ्ट में दिया था, वापस कर दिया। वकार सकते में कुर्सी पर गिर गया। रिदा चीखने लगी, ये सब झूठ है, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है, तुम सब कुछ खो दोगे। मगर वकार अब उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो बस एक ही जुमला दोहराता जा रहा था, तुमने उसे मार डाला, तुमने कासिम को मार डाला। रिदा टूट गई, जमीन पर बैठकर रोने लगी, चीखें मारती रही। मैं बस देखती रही, खामोश, जैसे वक्त रुक गया हो। न पता महसूस हुई, न बदला, बस एक खामोश थकन। उस रात
जब पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे, सारे लोग बिल्डिंग हॉल में निकल आए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बस देखते रहे लाल लिबास में औरत को जो हथकड़ियों में सीढ़ियाँ उतर रही थी। इमरान मेरे करीब आया। मैडम, क्या आपने सही किया? मैंने आहिस्ता कहा। नहीं इमरान, मैंने वो किया जो ज़रूरी था। दरवाज़ा बंद हुआ, खामोशी लौट आई। मैंने छत की तरफ देखा जहाँ कैमरे अभी भी चल रहे थे। मैंने सरगोशी की, शुक्रिया कासिम, क्योंकि अगरचे मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, अब समझ आई कि वो पहला मोहरा था। एक ऐसी बाजी का जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। डिनर वाली रात के बाद 3 दिन गुजर गए। 3 दिन जिनमें मैंने ना सोया, ना खाया, ना किसी से बात की। इमारत जो पहले सरगोशियों से भरी रहती थी, अब एक खामोश सांस बन चुकी थी। कोई रिदा का नाम नहीं लेता था, मगर उसकी परछाई हर जगह महसूस होती थी, जैसे किसी भूली खुशबू की बाज़गश्त। वकार घर नहीं आया। मैं समझ गई, उसे वक्त चाहिए था ये समझने के लिए कि जिस औरत के साथ उसने दहाई गुजारी वो इतनी गहराई में गिर चुकी थी। एक दोपहर आसमान मटियाला हो रहा था। फ़ोन बजा। क्या आप आबिदा हैं? एक सख्त आवाज़ ने पूछा। जी हाँ। कैदी रिदा आपसे मुलाकात की दरख्वास्त कर रही है। मुझसे? किस लिए? वो कहती है वो आपसे इकरार करना चाहती है। एक लम्हे को मैंने सोचा इनकार कर दूं। मैं उसकी कुछ मक़रूज़ नहीं थी, मगर दिल के किसी गोशे ने कहा, सुन लो, शायद तुम्हें इसे अपनी ज़बानी कहते सुनना है। हिरासती मरकज़ नमी और दवा की बू से भरा हुआ था। लोहे के दरवाज़ों की आवाज़ें मुहाफ़िज़ों के कदमों के साथ गूंज रही थी। जब मुझे मुलाकाती कमरे में लाया गया, वो शीशे के पार बैठी थी, पीली, उलझी हुई, बगैर मेकअप के। वो गरूर जो कभी उसकी पांखों में था, अब वहाँ सिर्फ एक खाली गड्ढा था। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए मुझे उस पर तरस आया। शुक्रिया कि तुम आई, उसने फ़ोन उठाते हुए कहा। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई रिदा, मैं सच के लिए आई हूँ। उसने नज़रें झुका लीं, गहरा सांस लिया। मैंने कासिम को नहीं मारा, वो बोली। मैं खामोश हो गई। क्या? मेरी बात सुनो, मैंने उसे नहीं मारा। और तुम चाहती हो कि मैं ये मान लूं कि वकार था? दुनिया जैसे रुक गई। क्या कह रही हो तुम? मैंने सरगोशी में कहा। कासिम तुम्हारे बारे में सब जानता था। हाँ, मगर वो तुम्हारे बेटे के बारे में भी जानता था। नहीं, मैं चीख उठी, ये झूठ है। नहीं माँ जी, तुम्हारा बेटा घबरा गया था। उसे लगा कि अगर कासिम बोल पड़ा तो पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। वो लिफ्ट में गया, बहस हुई और एक धक्का, बस एक धक्का। मैं पत्थर की तरह बैठ गई। मैं बाद में पहुंची, वो बोली। मैं जम गई थी। मैंने सब छुपाया, फाइलें बदली, वीडियोस मिटाई, सब उसके लिए किया, तुम्हारे बेटे के लिए, अपने लिए नहीं। अब क्यों इकरार कर रही हो? क्योंकि वो तुम्हें भी डबो देगा। मैं उसे जानती हूँ, वो कमज़ोर है, वो जुर्म का बोझ नहीं सह पाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा, न आंसू न पशीमानी, बस एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई अपनी आखिरी चाल चल चुका हो। तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैंने पूछा। मैं एक डील चाहती हूँ, उसने कहा। अगर तुम मेरी रिहाई में मदद करो तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हारे शौहर ने मरने से पहले छोड़ा था। क्या चीज़? एक रिकॉर्डिंग। जिया जानता था कुछ होने वाला है। उसने मेरे पास एक रिकॉर्ड छोड़ा। रिकॉर्डिंग? हाँ, मगर जब तक मैं बाहर नहीं आती कोई उसे नहीं देखेगा। मैंने उसे घूर कर देखा। ये एक चाल भी हो सकती थी, मगर मैं जानती थी रिदा कभी बेमकसद बात नहीं करती। वो कहाँ है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। ओह नहीं प्यारी, पहले आज़ादी फिर राज। मुहाफिज ने दरवाज़ा खोला, वक्त ख़त्म हो चुका था। रदा ने फ़ोन रखा, खड़ी हुई और निकलने से पहले बगैर मेरी तरफ देखे बोली, अगर तुम समझती हो कि तुम जीत गई हो तो तुम गलत हो। तुम्हारा ख़ानदान अब भी दागदार है। कासिम ने सिर्फ आधी सच्चाई खोली थी। उस रात बारिश हो रही थी, हवा में नमी, ठंड और कोई अनकहा सा बोझ। मैं अपने मुताले के कमरे में बैठी थी, जिया की तस्वीर को देखती हुई। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं चौंक गई।
आ जाओ जाग। वकार अंदर आया, फीका चेहरा, सुर्ख आंखें, जैसे कई रातों से सोया न हो। हमें बात करनी है माँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैं जान गई ये वही लम्हा था जिससे मैं बरसों भागती रही। मैंने धीरे से कहा, बैठ जाओ बेटे। वो खामोशी से बैठ गया, हाथों में कांपता हुआ गिलास पकड़े। मैंने कासिम को मारा। उसके होठों से निकले अल्फाज ने पूरे कमरे को चीर दिया। मैंने सांस रोकी, दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। मैंने नहीं चाहा था, वो बोला। मैं उसे रोकना चाहता था। वो तुम्हें धमका रहा था? मैंने पूछा। हाँ, वकार ने आंखें बंद कर दी। उसे पता था कि वालिद के मरने से पहले वो कुछ बड़ा छोड़ गया था, एक फाइल, एक रिकॉर्डिंग, और वो उसे बेचने वाला था। मैंने उसे रोका, बहस हुई और मैंने धक्का दे दिया, बस एक धक्का। वो खामोश हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज़ बाकी रह गई। मैंने सर थाम लिया। और वो आई, वो बोला। उसने सब छुपाया ताकि मुझे बचा सके। उसने वीडियो मिटाई, सब कुछ मुझसे छुपा लिया, कहा कि ये हमारे ख़ानदान की इज्जत के लिए है। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे अपने बेटे की तरफ, और मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुनिया रेत की तरह बह गई हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? उसने रो कर कहा। मैंने तुम्हारे शौहर की याद में दाग लगा दिया। मैंने वो सब बर्बाद किया जो तुमने बनाया था। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरे बेटे हो, गुनाह तुम्हारा है, मगर दर्द मेरा भी। वो रोने लगा। वो वकार जो हमेशा मजबूत नजर आता था, अब छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, अब वक्त है कि सच्चाई सामने आए। 2 दिन बाद मैं इमरान के साथ उस पुरानी स्टोरेज फाइल तक पहुंची जहां रिदा ने बताया था कि जिया की रिकॉर्डिंग रखी गई थी। एक जंग आलूद बॉक्स में हमें एक पुराना कैमरा मिला और उसमें एक SD कार्ड। इमरान ने उसे लैपटॉप में डाला। उसने स्क्रीन पर मार्क्स का चेहरा नमूदार हुआ, थका हुआ मगर पुरज़्म। अगर तुम ये देख रही हो आबिदा, तो इसका मतलब है कि मैं नाकाम हो गया। मैं जिस खेल में पड़ा हूँ उसके मोहरे मेरी सोच से ज़्यादा ख़तरनाक है। रिदा पर भरोसा ना करना, वो सिर्फ अपनी बका चाहती है। वकार, उसे संभाल कर रखना, वो कमज़ोर है। उसे पता नहीं कि वो किन हाथों में खेल रहा है। कासिम मेरे राज के करीब आ गया था, लेकिन असल खतरा वो नहीं। असल खतरा वो शख्स है जिसका नाम इमरान है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फौरन उसे दूर कर दो। वो नहीं जो नजर आता है, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है जैसे वो मुझे कर चुका है। मैं पत्थर की तरह जामिद रह गई। इमरान ने मेरी तरफ देखा मगर कुछ ना कहा। वीडियो खत्म हुई और स्याह स्क्रीन पर सिर्फ मेरा अक्स रह गया। ये झूठ है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। मैंने आपके शोहर के लिए काम किया था, उनके खिलाफ नहीं। मैंने खामोशी से जवाब दिया, और यही सब कहते हैं जब तक खेल ख़त्म नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद रिदा की परोल मुस्तरद कर दी गई। वकार ने अदालत में सब कुछ कबूल किया। उसे 7 साल कैद की सज़ा हुई। मैंने ना किसी वकील से मदद ली, ना किसी सिफारिश से। बस एक वादा किया कि अब से मेरे ख़ानदान में सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं अक्सर उस इमारत की छत पर जाती हूँ जहाँ ये सब शुरू हुआ था। लिफ्ट की वो जगह अब बंद है, मगर हर बार जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ, मुझे एक मध्यम सा साया दिखाई देता है, कासिम का, जो शायद अब भी देख रहा है। मैं रुकती हूँ और आहिस्ता से कहती हूँ, अब खेल ख़त्म हो गया है। मगर दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है, नहीं आबिदा, ये तो सिर्फ पहला बाप था। अगर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं और मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मुझे बताएं आप किस शहर से सुन रहे हैं और इस वक्त क्या वक्त है, तबसरों में लिखें। अगर आप मेरी मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।